गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एसएस में सेकंड चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। भूमि जिस पर हमारा आवास है, मृदा जिसमें हम कृषि फसलें बोते हैं, जल जो पीने योग्य है या अन्य क्रियाकलाप में हम काम में लेते हैं, या भूमजल हो गया। इसके बाद में देखिए प्राकृतिक वनस्पति, जो पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ठीक है, तो वो प्राकृतिक वनस्पति में आते हैं। ये देखा जाए तो पेड़ पौधे आ गए, घास भूमि आ गई और झाड़ियाँ आ गई। और वन्य जीव संसाधन, अब जंगलों के अंदर जो भी जीव निवास करते हैं, हाथी हो गया, बकरी हो गया, हिरण हो गया, शेर हो गया, ये सारे क्या है, वन्य जीव संसाधन है। हम आगे देखते हैं इस लेसन में क्या है। तंजानिया जो अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटे से गाँव में मामा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, यानी पानी लाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है और बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद लौटती है। जो पानी लेकर आती है बहुत टाइम लगता है, काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बंटाती है। उसके बाद में अपनी माँ का जो घर पे काम होता है उसमें भी वो हाथ बंटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल भी मदद करती है। अब उसके भाई है वो बकरियां पालते हैं और उनकी देखभाल भी करना ज़रूरी है और करती भी है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी पानी की सुविधा नहीं होने के कारण वहाँ पर फसलें करना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो बकरियां भी पालते हैं और कृषि भी करते हैं। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती गांव में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। अब जो स्कूल से आता है तो भेड़ पालन जो कार्य कर रहे हैं उसके चाचा जी, उसको वो देखते हैं। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों में लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। यानी जो बाड़ा है वो काफ़ी दूर है और देखा जाए तो नज़दीक में आसपास घास का मैदान भी वहाँ पाया जाता है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कुछ वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया गया है। जो ये बाड़े बनाए गए हैं भेड़ों के लिए, ये एक उत्तम तकनीक से बनाए गए हैं। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। अब जो पीटर है उसका परिवार है वो कूड़े करकट या गोबर की खाद डालकर वो सब्जियां भी उगाते हैं। मम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके परिवार और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता का अर्थ है कृषि की जो फसलें हैं वो किस प्रकार होती है, चट्टानी बाग है या फिर उपजाऊ मिट्टी है, किस प्रकार है, मृदा किस प्रकार की है, जल वहाँ पर पर्याप्त है या नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधे कितने के हैं, घास भूमि है, झाड़ियाँ हैं। प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। यानी जो पीटर रहता है जिस क्षेत्र में, वहाँ पर तो संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में लगभग पर्याप्त है, और जहाँ पर ये मम्बा रहती है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ना तो पानी है और ना ही कृषि फसलें की जा सकती है क्योंकि चट्टानी और कोट। इसके बाद में देखा जाए हमारा टॉपिक भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यानी 30% वाला आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर 30% क्या है,
मान लीजिए हमारे पास में ये सारा संपूर्ण जो है पृथ्वी है, तो इसका 30% हमने यहाँ ले लिया। 30% क्या है? भूमि है। ठीक है, जहाँ पर फसलें, आवास योग्य स्थान, इस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं। और ये जो बाकी बच गया, यहाँ समुद्र हो गया या पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, पहाड़ी हो गया, पठारी हो गया, इस प्रकार की क्रियाएं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। अब जनसंख्या है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। जैसे मैदानों की बात करें, वहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है, और जहाँ पठारी और पर्वतीय भागों की बात करें, वहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। उबड़ खाबड़ विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत यानी ढालू भूमि है, वहाँ पर कम लोग। जहाँ पर जल अधिक है या भूमि से जल खड़ा रहता है, तो वहाँ पर क्या है, जनसंख्या घनत्व कम है। संभावित निम्न क्षेत्र जो नीचे पड़ते हैं, काफ़ी क्षेत्र जहाँ पर बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। मरुस्थल, रेगिस्तानी क्षेत्र एवं संघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन। कुछ इस प्रकार के भी है जहाँ पर बिल्कुल जनसंख्या घनत्व कम है, और कुछ क्षेत्र इस प्रकार के भी वहाँ जनसंख्या नहीं पाई जाती बिल्कुल ही। उर्वरक मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए वे स्थान विश्व के संघन वसीय क्षेत्र है। अब कुछ स्थान इस प्रकार के हैं जहाँ पर अधिक उपजाऊ मिट्टी होने के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके बाद में देखें, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। अब जो भूमि का उपयोग करते हैं हम किन किन कार्यों में करते हैं? कृषि, फसलें बोते हैं। वानिकी के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये लगाए जाते हैं। खनन में जो कोयला हो गया, लोहा, ये सब हो गया। सड़कों का निर्माण करते हैं, उद्योगों की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार ये हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, क्या आप मम्बा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? अब आप मम्बा परिवार के, अब इसमें क्या आएगा? एक तो वो मक्का बोते हैं, ठीक है, कृषि करते हैं। उसके बाद में देखा जाए पीटर के परिवार के कुछ भेड़ पालन के लिए उन्होंने बाड़े बना रखे हैं, कुछ पर अपना आवास स्थान है। तो इस प्रकार हम उनके परिवार के जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं वो सूची बना सकते हैं, यानी किन किन कार्यों में वो प्रयोग कर रहे हैं भूमि का। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। अब जो भूमि का उपयोग है वो किन किन पर होता है? स्थलाकृति किस प्रकार का धरातल है? ढाली है, ढालू भूमि है या पठारी भूमि है। लोहा ऐसक है खनिज में, या फिर कोयला है, या फिर अन्य कोई धातु वहाँ से निकल रही है। और जल की उपलब्धता, जल कितने की मात्रा में है? अगर जल पर्याप्त मात्रा में है तो वहाँ कृषि क्षेत्र का विकास अधिक होगा। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ पर आवास के लिए भूमि का उपयोग अधिक होगा, या कृषि क्षेत्र के लिए अधिक होगा, भरण पोषण करने के लिए। वहाँ उद्योग धंधे भी अधिक स्थापित किए जाएंगे। तो इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है भूमि उपयोग के भौतिक निर्धारित
भूमि उपयोग के भौतिक निर्धारित कारकों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो ये कारक आ जाए स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, ठीक है, अलग अलग इनके नाम आपको नोट करनी है। इसके बाद में नीचे देखा जाए तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। अब हम 2 भागों में बांट सकते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि, ठीक है। आगे देखिए, निजी भूमि कहते हैं निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। यानी अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, निजी भूमि। क्वेश्चन नंबर 3, निजी भूमि से क्या अभिप्राय है, ठीक है। निजी भूमि से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। अब निजी भूमि का जो आंसर रहेगा वो है, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। अब आप आगे ये भी लिख सकते हो, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। इसमें इस भूमि पर अधिकार किसी एक परिवार के सदस्यों का, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या एक परिवार के सदस्यों का ही होता है। अब नंबर 4 आपका क्वेश्चन ये बन रहा है, सामुदायिक भूमि क्या है। अब सामुदायिक भूमि का आंसर ये रहेगा, सामुदायिक भूमि किसी समुदाय के स्वामित्व में होती है, यानी एक बड़ा समूह होता है उसके स्वामित्व में होती है। तो इसका आंसर है सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, ठीक है, फलों के लिए, औषधियों के लिए, बूटियों को एकत्रित करना, ठीक है। इस प्रकार आप इसमें इसका आंसर दे सकते हो। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भी कहते हैं। तो आपका ये आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को है। अब देखा जाए तो जो सामुदायिक भूमि है, जिस पर समूह का अधिकार होता है, उसका क्या हो रहा है, अनधिकृत, यानी कब्जा किया जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, कृषि योग्य काम में ले रहे हैं या फिर उस पर आवास बना रहे हैं। आप गांव में भी देखते हो अपने, तो क्या है, जो भी हमारी सरकारी भूमि है जो पंचायत के अंडर में आती है, वहाँ पर क्या है, लोग अपना कब्जा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं या फिर कृषि योग्य काम में ले रहे हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग भूमि का उपयोग है वो अनावश्यक है बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब हमें ये शब्द जो आए हैं इनको थोड़ा सा समझना है। निम्नीकरण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक भूमि है, भूमि क्षेत्र है कोई और पर्वतीय है, उबड़ खाबड़ भूमि है, तो यहाँ से क्या होता है, मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है और ये क्षेत्र बढ़ जाते हैं, ठीक है। या फिर निम्नीकरण में क्या होता है, मान लीजिए कोई भूमि है, इस पर हम दिन प्रतिदिन
कृषि फसल बोते जा रहे हैं, एक ही प्रकार की फसल बो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, तो भूमि का जो स्तर होता है वो गिर जाता है, यानी निम्नीकरण हो गया। भूसंकलन में क्या होता है, पर्वतीय पठारी भाग टूटते हैं, नीचे गिरते हैं, ठीक है, ये नीचे गिरना भूसंकलन कहलाता है। मृदा अपरदन, जब इनसे पानी आता है और नीचे टूटे हुए ये भाग मिट्टी के पानी के साथ में जब आगे चले जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मिट्टी अपरदन हो गया। या फिर मैदानी भाग या ढालू भूमि पर क्या हो गया, मिट्टी एक स्थान से कटकर वो नीचे अन्य स्थान पर चली जाती है, तो मृदा अपरदन कहलाता है। मरुस्थलीकरण में क्या होता है, मरुस्थल का विस्तार। अब विस्तार क्यों होता है मरुस्थल का, क्योंकि पेड़ पौधे कम होते हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, तो वो क्या रहा, जो रेगिस्तानी मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के साथ में चली जा रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण में बढ़ावा हो रहा है। पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, ये सारी निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आने वाले समय में मरुस्थल का जो विकास है, विस्तार होता जा रहा है, भूमि बेकार में होती जा रही है। तो इस प्रकार ये सारा समस्या है आने वाले समय में आने वाली है। इसके बाद में देखा जाए तो भूमि संसाधन का संरक्षण। अब इनका संरक्षण क्यों करना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है इसका एक यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, भूमि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए, वनारोपण करना चाहिए, भूमि उद्धार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों को और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त है। कुछ देखा जाए तो जो भूमि दिन प्रतिदिन इसका स्तर गिरता जा रहा है, उसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, भूमि का उद्धार करना चाहिए, यानी भूमि के जो आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है, पौष्टिक खाद देकर हम उसको दोबारा से उत्पादन शक्ति है उसकी बढ़ा सकते हैं। रासायनिक जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं उनको कम करना चाहिए। उर्वरकों के विनियमित उपयोग, यानी जितनी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, उससे कहीं कम डालकर हमें इसका उपयोग करना चाहिए। उर्वरक जितने भी हमारे अतिचारण, यानी पशुओं को हम चराते हैं तो जिससे क्या होता है, मिट्टी वो नरम हो जाती है ऊपर की परत और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वहाँ की जो क्षेत्र है वो अनुपजाऊ हो जाता है। तो इसलिए पशु चारण पर भी रोक लगानी चाहिए। तो ये सारे मृदा संरक्षण के उपाय है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, भूमि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो भूमि संसाधन का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भूमि का जो उपयोग है वो जो मानव है वो सही तरीके से नहीं कर रहा है, जिसका निम्नीकरण बढ़ता जा रहा है, इसलिए भूमि का संरक्षण आवश्यक है। तो निम्नलिखित तरीके अपनाकर हम ये भूसंकलन क्या होता है देखते हैं। भूसंकलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाले मिट्टी के वृत्त संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी एक चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है मान लीजिए, और ये टूट कर क्या नीचे गिर रही है, इसे क्या कहते हैं, भूसंकलन कहा जाता है। वे प्राय भूकंप के कारण कंपन होता है तो गिरती है नीचे, या फिर बाढ़ आती है तो मिट्टी का नीचे से कटाव हो जाता है भूमि का, और जो चट्टान एक खड़ी है एक, तो वो नीचे गिरती है एकदम से, और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। अब काफ़ी समय तक वर्षा आएगी तो मिट्टी का कटाव होता रहेगा पर्वतीय क्षेत्रों में, और एक बहुत बड़ा पर्वत का भाग है वो नीचे घिसक जाएगा। यह नदी के प्रभाव को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है।
मान लीजिए उस पर्वतीय क्षेत्र से नदी का विकास है या चल रही है, तो वहाँ क्या है, जब ये ऊपर से आकर मलबा गिरेगा तो नदी का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। हो सकता है उससे नदी टूट जाए और 2-3 शाखाओं में बट जाए और वहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग भूसंकलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है और जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। तो भूसंकलन के कारण नदी टूट सकती है, ठीक है, नदी टूट सकती है तो वहाँ पर बाढ़ आ सकती है। बाढ़ आएगी तो वहाँ की जो जीव जंतु है, जितने भी आवास करने वाले मानव जाति है, वो सारी उनकी जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेखांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। अब देखो, ये जो राष्ट्रीय महामार्ग है, ठीक है, ये जो 22 था, इसके जो नज़दीकी जो पर्वतीय क्षेत्र था उसका भूस्खलन हुआ और लगभग 200 जो मीटर की सड़क थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई, क्योंकि एकदम से रुक गई वो। यह भूस्खलन पंजी गांव के तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का एक कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया, यानी वहाँ एक विस्फोटन हुआ या एक विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, एक चट्टान का भाग नीचे गिरा उस सड़क के ऊपर, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। आपके गांव के कुछ आवास क्षेत्र थे, आवासीय जो मकान थे, उनको भी नुकसान पहुंचा और सड़क भी कुछ खराब हो गई। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया, यानी जो ये मार्ग रुक गया, ठीक है, और जो पर्वतीय श्रृंखला थी हो सकता है उसका कुछ भाग और टूट के नीचे गिर जाए, तो इसलिए उस गांव को खाली करवाया गया। हो सकता है किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है, तो इस प्रकार उस गांव को खाली करवाया गया और वो सड़क थी वो तो राष्ट्रीय महामार्ग था जो हिंदुस्तान और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, तो वो सारा ध्वस्त हो गया। इसके बाद में देखा जाए न्यूनीकरण क्रियाविधि में क्या होता है, वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक है और उनका प्रबंधन कैसे करना है। अब जो भूस्खलन होता है, एक पर्वतीय भाग कुछ टुकड़ा नीचे गिरता है टूट कर, तो उस समय हमें किस प्रकार से हम काम ले सकते हैं। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां हैं, यानी भूस्खलन हो रहा है उसको रोकना है तो हम किस प्रकार की गतिविधियां करेंगे। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। अब जिन क्षेत्रों में भूस्खलन होता है पर्वतीय भागों में, वहाँ आवास न बनाया जाए, सरकार के द्वारा इन स्थानों को इंगित कर दिया जाए ताकि मानवीय जो नुकसान है वो सत्य वो न पहुँचे। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार बनाना, पर्वतीय क्षेत्रों में दीवारों का निर्माण करके हम उस चट्टानों को नीचे आने से बचा सकते हैं। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। अब जिन क्षेत्रों में भूस्खलन होता है उन पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई न हो, या फिर उन क्षेत्रों में पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाए जाएं ताकि जो भूमि चट्टान है वो पेड़ पौधों की जड़ों में जकड़ी रहेगी। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए। अब कुछ इस प्रकार के भी हमें प्रयास करने चाहिए ताकि जो हमारी भूमि है वो
या हमारा पर्वतीय क्षेत्र है वो उसका कुछ चट्टानी भाग एकदम से खिसक के नीचे न आए, तो इसलिए हमें उन क्षेत्रों में नियंत्रण करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए जाए। यानी पृष्ठीय अपवाह में क्या, जब नदी किसी क्षेत्र से निकल रही है और वहाँ भूसंकलन हो रहा है तो उसके मार्ग को हम साफ करें या फिर इस प्रकार की कुछ प्रविधियों का प्रयोग करें ताकि उस क्षेत्र की भूमि का कटाव न हो और जो पर्वतीय भाग है वो एकदम से। क्वेश्चन यहाँ बनता है, भूसंकलन से क्या अभिप्राय है? भूसंकलन से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसको रोकने के उपायों का वर्णन करें। अब जो भूसंकलन है आपका, इसमें इसका आंसर यहाँ से है और जो कौन कौन सी हमें प्रयास करने चाहिए आपके 1 2 3 और 4। ठीक है, इस प्रकार के प्रयास करके हम भूसंकलन को रोक सकते हैं। आगे हमारा है मृदा यानी मिट्टी क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ यानी जो जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं पेड़ पौधों के तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। भूमि पर अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, वो मिलाकर क्या है, मिट्टी का निर्माण करते हैं। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब जैव पदार्थ और खनिज पदार्थ है, दोनों का मिश्रण क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ शक्ति को बनाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस डायग्राम को। ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, जो ऊपर की जो परत होती है इसमें हम कृषि करते हैं और अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती है। इसके बाद में देखा जाए बालू गाद कल्ले के साथ उपमृदा। अब जो नीचे का सेकंड पार्ट होता है मृदा का कुछ सेंटीमीटर के बाद में, तो ये जो कहलाता है, इसमें जो बालू होता है, गाद होता है यानी निक्षेपित पदार्थ होता है। उसके बाद में देखा जाए तो अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। अब ये चट्टान का एक टुकड़ा होता है, ठीक है, टूट के नीचे गिरता है और जब ये इसके ऊपर हवाएं और जल बहता है तो उसकी मिट्टी कट कट के आगे जाती रहती है। तो इस प्रकार ये चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है। जनक चट्टानें, ये जो मूल चट्टानें होती है, तो जनक चट्टानों में क्या होता है, बड़े बड़े कंकर पत्थर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये सारे मिट्टी के जो नीचे की परत है उनका विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। जनक चट्टान कैसी है, कठोर है या नरम है, तो मिट्टी का स्वरूप भी वैसा ही होगा। ठीक है, अगर लाल रंग की है तो फिर मिट्टी लाल रंग की होगी ऊपर। तो इस प्रकार ये देखा जाए तो जनक चट्टान मिट्टी के जो रंग रूप आकार है उसको निर्धारित करती है। आगे देखते हैं मृदा, एक डायग्राम यह है यहाँ पर। जनक सेल रंग गठन रासायनिक गुण धर्म खनिज मात्रा पारंपरिकता को निर्धारित करती है। तो जनक चट्टान है ये क्या निर्धारित करती है, ऊपर की जो ये तीनों परत है इनका निर्धारण करती है किस प्रकार की ये होगी। गुण धर्म में क्या हो गया, इनका रंग आकार कैसा है, किस प्रकार की मिट्टी है, पर्वतीय है, पठारी है या मैदानी है। इसके बाद में देखा जाए तो ऊंचावच तुंगता और डाल। अब ऊंचाई कितनी है जिस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, तुंगता और डाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। अब जो मिट्टी है उसका निर्माण किससे होता है, पर्वतीय क्षेत्रों से होता है। ठीक है, तो मिट्टी टूट टूट कर आती है यहाँ। अगर ढालू भूमि अधिक है तो मिट्टी की जो परत है वो यहाँ नज़दीकी क्षेत्र में कम होगी और आगे जाकर मिट्टी है उसकी परत थोड़ी सी मोटी पाई जाएगी। ठीक है, वनस्पति जात कितना का है वहाँ, तो वनस्पति जात भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। प्राणी जात कितना का है, उसके अवशेष भी मिट्टी में मिलते हैं और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित
करते हैं। ये सारे जो वनस्पति जात प्राणी जात है ये सारे मिट्टी के अंदर मिलकर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। जलवायु शुष्क है या नम है या आर्द्र है, किस प्रकार की जलवायु है, ये सारा मिट्टी निर्माण पर प्रभाव डालते हैं। तापमान कितना का है, अगर तापमान अधिक है तो वहाँ शुष्क मिट्टी रेतीली होगी। कम ताप इसके बाद में समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो मृदा परिच्छेदिका में क्या होता है, परतों की मोटाई है वो कितने की पाई जाती है। तो इस प्रकार आगे है मृदा निर्माण के कारक। अब जो मिट्टी का निर्माण करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल यानी जो मुख्य चट्टान है जिससे मिट्टी का निर्माण होता है का स्वरूप कैसा है, कठोर है या नरम है। जलवायु किस प्रकार की है, आर्द्र जलवायु है या उष्णकटिबंधीय जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, भूमि का ढाल किस प्रकार का है, जैव पदार्थों की भूमिका, अब जो पेड़ पौधे हैं प्राकृतिक वनस्पति कितने की उस क्षेत्र के अंदर। मृदा निर्माण के संगठन में समय लगा, अब समय कितना का लगा है मिट्टी निर्माण में। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। तो अलग अलग स्थानों में ये प्राकृतिक वनस्पति, स्थलाकृति, भूमि का ढाल, ठीक है। तो ये सारे क्या तत्व अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। इसके बाद में देखा जाए तो मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। निम्नीकरण का अर्थ होता है मिट्टी का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, क्या कारण है। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से चली जाती है, कटाव हो जाता है, ठीक है। क्षीणता मृदा संसाधन के मुख्य दो खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। अब मानव है वो भी मिट्टी का कटाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं जैसे बाढ़ आना, ठीक है, तेज आंधी आना, तो इस प्रकार से मिट्टी का कटाव होता रहता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन। अब जो मिट्टी का स्तर गिरता जा रहा है या कटाव हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अतिचारण पर रोक लगा देनी चाहिए। पशुओं को खुले में नहीं चराना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, यानी जो रासायनिक उर्वरक का छिड़काव करते हैं उनका उपयोग है वो कम करना चाहिए। वर्षा, दोहन, भूसंकलन और बाढ़ है। तो ये सारे तत्व है जो मिट्टी का निम्नीकरण में भूमिका निभाते हैं। और वर्षा, दोहन और भूसंकलन, ये वर्षा अधिक होना और भूसंकलन में क्या होता है, एक चट्टानी भाग टूटकर नीचे गिरता है तो वहाँ जो क्षेत्र होता है वो सारा लगभग उस भाग से ढक जाता है। तो वहाँ जितनी भी प्राकृतिक वनस्पति है वो सारी बेकार हो जाती है। तो इसलिए भूसंकलन वाले क्षेत्रों में भी इस प्रकार मृदा का जो संरक्षण करना है वो जरूरी है। तो सबसे पहले कौन सा वो मृदा अपरदन या भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसके लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो नंबर 1 पर है मल्च बनाना। पेड़ पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं उनके जो बीच का जो हिस्सा बच जाता है तो उसके बीच में क्या हमें पराली है या भूसा है, इस प्रकार का घास है कोई, वो डाल देना चाहिए ताकि वहाँ की जो नमी है वो बनी रहे। नंबर 2 वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र डालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। वेदिका में क्या होता है, बड़े बड़े मेट बनाए जाते हैं खेत के चारों ओर, ठीक है, तो ताकि एक खेत का पानी दूसरे खेत में न जाए, पानी के साथ में मिट्टी जाती है, तो इसलिए वहाँ पर वेदिका फार्म बनाकर छोटे छोटे फार्मों में वहाँ कृषि की जा सकती है। समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं
के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, तो इसकी जुताई हम किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार करेंगे, ताकि जो पानी आएगा ऊपर से उसको यहाँ रुक जाएगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा। तो अगर ऐसे हमने जुताई कर दी तो क्या हो जाएगा, एक बड़ी बड़ी नालियों में मृदा अपरदन हो जाएगा। इसके बाद में देखा जाए रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाई जाती हैं। अब यहाँ पेड़ पौधे हैं वो खेत के चारों ओर कतारों में लगा दिए जाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम दिखा रखा है रक्षक मेखला का, ये चारों ओर लगाया गया है ताकि मृदा अपरदन को बचाया जा सके। मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए, इसे बचाया जा सकता है। आगे है हमारा समोच्च रोधिकाएं। अब समोच्च रोधिकाएं क्या होती है, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल। अब जो समोच्च रेखीय रोधिकाएं हैं इसमें क्या होता है, एक खेत के अंदर जहाँ पर ढालू भूमि होती है वहाँ काफ़ी दूरी पर इस प्रकार से दीवारें से बनाई जाती है। तो उसमें पत्थर का प्रयोग किया जाता है, घास का प्रयोग किया जाता है, यानी जो जितने भी कोई मिल रहा है औजार उससे उसके खेत के पानी को, बहाव को कम किया जाता है ताकि बहाव है वो कम हो जाए, गति कम हो जाए पानी की। तो इसलिए समोच्च रेखीय रोधिकाएं भी मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। अब जो नालियों में जो कटाव होता है या नालियाँ बनाई गई है सिंचाई के लिए, तो नालियों के माध्यम से पानी क्या है नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा, तो इसलिए वहाँ क्या है चट्टान बांध बना दिया जाता है। चट्टान के ऊपर छोटे छोटे बांध लगा दिए जाते हैं ताकि पानी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक गति के साथ में न जाए, और जो पानी है वो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर एक्स्ट्रा पानी आए भी गया है वर्षा के कारण, तो वो धीरे धीरे नीचे उतर जाए। बीज की फसल उगाना, वर्षा धवन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। ये क्या होता है, मृदा अपरदन होता है तो उसमें फसलें इस प्रकार की लगा दी जाती है ताकि खेत के चारों ओर बड़े दरख्त, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ पौधे या बड़े जो पौधे होते हैं जिनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है, वो पौधे खेत के चारों ओर लगा। अब जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है 7 नंबर, मृदा निर्माण के कारक बताओ। तो मृदा निर्माण के कारक है वो जनक सेल हो गया, ठीक है, समय हो गया, प्राकृतिक वनस्पति, जैव पदार्थ हो गया। मृदा का निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, निम्नीकरण का अर्थ बताना है आपको क्या है। मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। उपाय हमने किए हैं अभी, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई, तो ये सारे लगभग पॉइंट इसमें आएंगे। ये बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद में जल के बारे में देखते हैं आगे। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। 3/4 में क्या है, लगभग 71% भाग है वो हमारा जल से ढका हुआ, और जो बच गया पीछे भाग वो हमारा धरातलीय भाग है। इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। शुरुआत में जो जीवन प्रारंभ हुआ हमारा मानव जाति है या जीव जंतु है वो धरातल पर है, पहले नहीं होते थे। पहले क्या से जीवन प्रारंभ हुआ था, इस प्रकार के ये महासागरों से प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। तो अनेक प्रकार के जीव जंतु भी समुद्र में निवास करते हैं और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ और इस प्रकार के पौधे हैं जो समुद्र में उगते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें खारेपन की अधिक मात्रा होती है जिसके कारण मानव सीधा उपयोग नहीं कर पाता। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में है। जो हम पीने योग्य या घरेलू उपयोग में जो जल उपयोग लेते हैं, कृषि सिंचाई में जो उपयोग करते हैं, वो मात्र 2.7 ही है। और सारे महासागर है, महासागरों में जो जल पाया जाता है वो लवणीय है। और जो हमें 2.7 ये जो
जल पाया जाता है ये लगभग बर्फीली चादरों के रूप में, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ ये लगभग मिलता है। इसके बाद में देखा जाए हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड ये महाद्वीप है और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुँच के बाहर है। केवल 1% लवण जल उपलब्ध है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यानी जो जल है ये बड़े बड़े ग्लेशियर है, वहाँ पर ये जल पाया जाता है, वहाँ तक मानव पहुँच पाना संभव नहीं है। तो इसलिए जो जल है वो हमारे पास में पिघल कर नदियों के माध्यम से आता है। यह भूमजल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो ये जो जल है भूमजल, जो धरातल से नीचे से जल निकालते हैं, नदियों और झीलों में भी हमें जल मिलता है। और फिर देखा जाए तो हमारे वातावरण के अंदर भी तापमान के कारण जल है वो वाष्पीकरण के रूप में ऊपर उठ जाता है, वो भी हमें। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। जो धरातल के ऊपर जो जल पाया जाता है ना तो हम इसको बढ़ा सकते हैं न ही घटा सकते हैं। हम इसका सही उपयोग करेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए हमारे ये जल है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता और विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहा की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। अगर देखा जाए तो जल है उसका जो प्रतिशत है वो लगभग न तो हम घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। ये एक पुनः चक्रण वाली प्रक्रिया के अंतर्गत पहले धरातल पर जल है, फिर वाष्पीकरण होगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगी और इस प्रकार फिर दोबारा जल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जल चक्र जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जल चक्र से क्या अभिप्राय, ठीक है। तो पूर्ण महासागरों में जल चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है या जल का गतिशील होना ही जल चक्र कहलाता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। तो मानव है धुलाई और अन्य कार्य के बजाय फिर उत्पादन प्रक्रिया में भी, इसका उद्योगों में भी ये काम लेता है जल को। जल कृषि में भी काम आता है। उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े बांध बनाकर जल से विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, यानी जो जल है हमारा वो दूषित होता जा रहा है और अधिक जनसंख्या के कारण जो जल है वो कम पड़ता जा रहा है। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। अब भोजन अधिक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृषि के लिए हमें जल का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए भोजन की मांग बढ़ती जा रही है। बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। अब हमारा जो जीवन स्तर बेहतर होता जा रहा है उसके लिए भी जल है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बहुत सारे इस प्रकार के साधन अपना लिए हैं जिसमें जल की अधिक खपत होती है। आगे देखा जाए तो जल उपलब्धता की हम देखते हैं जल उपलब्धता की समस्या। अब जो जल हमें प्राप्त होता है इसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जल की कमी है, ठीक है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका महाद्वीप है। पश्चिमी एशिया का कुछ भाग भी है। पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया लवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। तो ये जो देश है इनमें क्या है, जो लवणीय जल है वो नहीं पाया जाता, यानी जो इनके लिए स्वच्छ जल की जरूरत है वो पूर्ति नहीं हो पा रही। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है क्योंकि ये सूखे की चपेट में रहते हैं, वर्षा कम होती है। इनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है और तथा अथवा अति उपयोग और जल स्रोत के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यानी जल है वो प्रदूषित हो जाता है या फिर कम वर्षा के कारण यहाँ
समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में देखा जाए तो जल संसाधनों का संरक्षण। अब इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है? आज के विषय में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, और नवीकरणीय संसाधन कौन सा होता है? जो हमें पुनः प्राप्त हो जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना सकते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित जल कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख प्रदूषक है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और कीटकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। यानी अनेक प्रकार के हम रसायन जो यूज करते हैं उद्योगों के अंदर जल को, फिर उसी जल को नदियों में डाल देते हैं, तो उससे क्या है, जल हमारा वो प्रदूषित हो जाता है। या फिर हम अनेक प्रकार के कीट पौधे, पेड़ पौधों या फिर फसलों में अनेक प्रकार की जो छिड़काव करते हैं उससे भी जल हमारा प्रदूषित होता है। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव नवीकरणीय होने के कारण जल दोबारा मानव में पहुंच जाते हैं। फिर वो जल मानव पीता है, मानव के अंदर भी उस प्रकार के वो कीटाणु या कण चले जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। जो उद्योग धंधे हमारे चल रहे हैं वहाँ नदियों के किनारे पर, तो वहाँ पर जो जल छोड़ा जाता है नहरों के अंदर, नदियों के नालों के अंदर, तो उस जल को शुद्ध करके छोड़ना चाहिए, ताकि जो हमारा जो अन्य जो जल है उस नदी या नाले का वो हमारा अशुद्ध न हो, तो हम बचा सकते हैं इस प्रकार जल को प्रदूषित होने से। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करते हैं। यानी पेड़ पौधे हैं, ये क्या करते हैं, ये दोबारा जल को वाष्पीकरण करते हैं। वाष्पीकरण से फिर क्या होता है, जल दोबारा वर्षा के रूप में भी प्राप्त होता रहता है। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को संचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जो हमारी नहरें कच्ची है तो उनको पक्का कर लेना चाहिए, ताकि जल है वो कम जल में हम अधिक सिंचाई कर पाएँ। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों की सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। यानी जो जहाँ पर जल अधिक खर्च होता है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, फुहारा सिस्टम या अन्य प्रकार की विधि का उपयोग करना चाहिए, ताकि कम जल में अधिक कृषि उत्पादन वो किया जा सके और जल को बचाया जा सके। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि उपयोग होती है। तो जहाँ पर वाष्पीकरण यानी मिट्टी में नमी कम समय तक रहती है तो उन क्षेत्रों में बूंद बूंद सिंचाई या टपकन विधि का उपयोग करना चाहिए, ताकि पौधे की जड़ में पानी पहुंच जाए और पानी भी कम लगे। सिंचाई की इस विधि को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है और हम जल को बचा सकते हैं। आगे हमारा ये देखें, क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। यानी वर्षा का जल है, हम अपने घरों की छत है उसकी वर्षा के मौसम में साफ करके जल को इकट्ठा कर सकते हैं और उसको फिर हम हमारे जो भी फसलें हमने बो रखी हैं या कोई हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उनको हम दे सकते हैं पानी। आगे देखा जाए तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अब जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर जीव जंतु निवास करते हैं। जो प्राकृतिक रूप से या उगे हुए वनस्पति है उसके अंदर कौन कौन से जीव निवास करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में सबसे पहले तो पेड़ पौधे आएंगे।
उसके बाद में घास भूमि भी आती है, उसके बाद में झाड़ियाँ भी आती है। ये तीनों प्रकार क्या होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। अब जो बैग था वो क्या किससे बना था, जूट से बना था। क्या आप इन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। अब बेंत और बांस से बनी हुई बहुत सारी चेयर और कुर्सियाँ आती है। उसके बाद में लकड़ी से बनी बहुत सारी कुर्सियाँ आती है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। अब शहतूत के जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर रेशम कीट पाला जाता है और उससे बहुत सारे हमारे उत्पाद है वो बनाए जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो पेड़ पौधे हैं वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे काम में आते हैं और हमें बहुत सारे उत्पाद या बहुत सारी वस्तुएं वो देते हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या में काम आती है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, तो जैवमंडल किसे कहते हैं, आपका क्वेश्चन ये बनता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच एक संकरित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जो बन रहा है वो है, जैवमंडल से क्या अभिप्राय है। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर करती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से वो है क्वेश्चन नंबर, जैवमंडल से क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्या अभिप्राय है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, जैवमंडल जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल से मिलकर बना है, जिसमें सारे जीव जंतु है वो निवास करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, पारितंत्र से क्या अभिप्राय है। पारितंत्र से क्या अभिप्राय है। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल से जैवमंडल का निर्माण होता है और जैवमंडल में जितने भी जीव जंतु एक दूसरे पर आधारित है, इसी को ही हम पारितंत्र की संज्ञा देते हैं। इसके बाद में देखा जाए तो वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, जीवा प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इससे हम सांस लेते हैं। फलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। रक्षक मेखला भूमि का जो कटाव होता है उसको रोकने के लिए पेड़ों की एक लंबी लाइन लगा दी जाती है, जिस क्षेत्र में भूमि कटाव होता है। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधियाँ, पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। चिड़ियाँ किसको खाती है, कीट पतंगों को खाती है।
गिद्ध मृत जीवों को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। अब गिद्ध क्या है, मरे हुए जीव जंतु हैं, उनको खाता है, जिससे क्या वायु प्रदूषण है वो नहीं फैलता। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में अनिवार्य है। कोई भी जीव जंतु है, ये सारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक दूसरे पर निर्भर है। अगर ये सारे जीव जंतु मान लीजिए एक ही प्रजाति मानव है, वो धरातल पर एक मानव ही सिर्फ मिले और अन्य जीव जंतु प्रजातियां वो खत्म हो जाए, तो फिर क्या है, ये हमारा जो पारितंत्र या पर्यावरण है वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो सारे जीव जंतु है उनका कहीं ना कहीं अपना महत्व है। छोटे जीव से लेकर बड़े बड़े विशालकाय जीव है अपना कुछ न कुछ महत्व पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। अब प्राकृतिक वनस्पति देखते हैं, वितरण का अर्थ होता है इस प्रकार ये फैली हुई है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जाता है, जैसे वन, घास, तल, गुलम और टुंड्रा। ये प्राकृतिक वनस्पति है, उसको 4 भागों में बांटकर रखा गया है, वन, घास, तल, गुलम और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता कम होती है, वृक्षों का आकार और उनकी संघनता कम होती है। अब जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पेड़ पौधे अधिक, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, और उनका आकार और इनकी जो लंबाई है वो वर्षा पर या जहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में मिला है उसके आधार पर देखी जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष, जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ छोटे आकार के वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुलम उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। अब जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ जो पेड़ पौधे उगते हैं वो कंटीले होते हैं। जैसे राजस्थान में हम देखें तो खेचड़ी हो गया या अन्य जो कंटीले है बबूल हो गया, इस प्रकार के जिनको पानी की कम जरूरत होती है, उनके कांटे ज़्यादा होते हैं, पत्ते कम होते हैं, ताकि वाष्पीकरण है वो पत्तों के माध्यम से कम हो और नमी बनी रहे और अपना जीवन यापन है वो पेड़ पौधे आगे चलता रहे। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्राय सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। अब क्या है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है सदाहरित वन। सदाहरित वन से क्या अभिप्राय है? वे वन जिन वनों के वृक्ष या वे वन वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं। सदाहरित वन और पर्णपाती वन। सबसे पहले सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, यानी ये साल में है ना पत्तियां गिराते नहीं हैं, इनकी जो पत्तियां हैं वो कभी नहीं गिरती और सदा हरी भरित रहते हैं। इसके बाद में देखा जाए पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब इनकी जो पत्तियां एक साल में एक बार जरूर गिरती है। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्णकटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकारों के वन, उनके वितरण और उनसे संबंधित प्राणी जीव के बारे में विस्तार से
सदाहरित वन, इसका क्वेश्चन जो बन रहा है, सदाहरित वन है जो अपने साल में एक बार भी पत्ते नहीं गिराते। पर्णपाती वन है वो साल में एक बार अपने पत्ते जरूर गिरा देते हैं। तो इसलिए यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, सदाहरित और पर्णपाती वन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपके बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, यानी पोषण भोजन के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र से वृक्ष काट दिए गए हैं। वृक्षों की कटाई की जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कृषि कार्य है वो कर रहे हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है, यानी सारे विश्व में, भारत में नहीं है, सारे विश्व में क्या वन है वो काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है। कुछ स्थानों पर आवास के लिए, कुछ स्थानों पर कृषि के लिए, कुछ स्थानों पर उद्योग धंधों के लिए। तो वनों का धीरे धीरे क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। यानी हम पौधारोपण करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण किया जाए और लोग जागरूक हो और उनको कम से कम काटें। तो इसलिए इस जो बहुमूल्य संसाधन है जो हमें मिला है प्राकृतिक रूप से, इसका संरक्षण करना जरूरी है। इसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? वन हमारी संपदा है, वाकई में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। बहुत सारे जीव जंतु हैं पौधों जंगलों के अंदर निवास करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। अब साथ में पर्यावरण उसको भी सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुके हैं। अब मानव क्या करता है? पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है। किसके लिए? आवास बनाने के लिए, उद्योग धंधों के लिए, कृषि कार्य के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, वो जीव जंतु है उनका जो निवास गृह है जंगल, वो उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो प्रजातियां क्या है, खत्म होती जा रही है। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन है और कुछ विलुप्त होने के कगार पर है। तो वनों की कटाई होगी, उनका आवास छिन गया, तो वो क्या होगी, उनको ना तो भोजन मिल रहा है उन जंगलों से और ना ही उनके पास आवास है। तो इसलिए वो या तो नष्ट हो गए, बिल्कुल खत्म हो गई वो प्रजातियां, या फिर खत्म होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, वनों में लगने वाली आग और भूसंकलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो ये जंगली जीव है, हिरण हो गया, ठीक है, खरगोश हो गया, इस प्रकार के जीवों का, शेर हो गया, चीता हो गया, उनका शिकार करते हैं। या तो इनका मांस बेचा जाता है, या इनका जो हड्डियाँ है, या फिर इनके जो सींग है, या फिर इनके जो भी इनसे मांस है, खाल है, ठीक है, तो ये बेचने के लिए लोग शिकार करते हैं और ये प्रजातियां क्या है, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैरकानूनी व्यापार के जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शतुरमुर्ग और मोर, यानी ये जितने भी है, चीता आपने नहीं देखा, शेर भी नहीं देखा, हाथी भी कभी कभी देखा होगा टीवी पर, मगर नहीं है। तो इस प्रकार ये सारे जो जीव जंतु हम टीवी पर देख रहे हैं या इनकी तस्वीरें देख रहे हैं, वाकई में ये
दिन प्रतिदिन इनकी संख्या घटती जा रही है और आने वाले समय में ये हमारे को नहीं मिलने वाले। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। तो इसका जो संरक्षण है वो हम किस प्रकार कर सकते हैं? लोगों को जागरूक करके, जो अनपढ़ लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए कि इनका शिकार नहीं करना है। अगर इनका शिकार किया गया तो ये प्रजातियां खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जो हमारे पारितंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कुछ स्थान होता है उसको आरक्षित किया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य, अब जो जंगलों में जीव जंतु रहते हैं उनके लिए भी कुछ योजनाएं लागू की गई है। जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक, ये सारे क्या है, ये योजनाएं बनाई गई है ताकि जो जीव जंतु है उनको सुरक्षित रखा जाए। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो कुछ इस प्रकार की जो भूमि भी है हमारी, उसका भी, घाटी है, झील है, उनका भी संरक्षण करना जरूरी है। इनके अंदर भी हमारी बहुत सारी जीव की जो प्रजातियां वो निवास करती है। अगर घाटियां और झील, इस प्रकार की जो आर्द्र भूमि है, दलदली भूमि है, वहाँ से हमने अगर उसका दोहन किया तो जीव जंतु नष्ट होने हो सकते हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। यानी जितने भी ये प्रजातियां हैं, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, अगर हमने इनका संरक्षण कर लिया तो हमारे पारितंत्र है उसका संतुलन है वो बना रहेगा, इस पर्यावरण का संतुलन है वो बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब क्या है, इन पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को बचाने के लिए हमें समय समय पर कुछ योजनाएं और कुछ इस प्रकार की रैलियां निकालना या लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर लगाना, या फिर स्कूली जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। यानी जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको अनेक प्रकार की जो प्रजातियां हैं, चिड़ियाघर है, वहाँ पर घुमाकर इन बच्चों को जागरूक किया जा सकता है। फिर वो बच्चे भी क्या करेंगे, उन जीवों की रक्षा के लिए कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेर, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। यानी इनके जो ये जीव जंतु है, अगर इनको कोई मारता है तो सजा हो सकती है और फाइन भी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो बहुत सारे जो शेर, चीते हैं, इनका जो संरक्षण है वो अभी किया जा सकता है इस प्रकार के कानून बनाकर। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES यानी एक संस्था बनाई गई है जो इन जीव जंतुओं की प्राकृतिक वनस्पति की सुरक्षा के लिए कुछ अपने कानून है वो लेकर आ रही है या फिर लागू करती है। की स्थापना की गई जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। अब कुछ इस प्रकार के जीव जंतु है जो बिल्कुल जनसंख्या उनकी कम हो रही है, उनकी सूचियां बनाई, उनकी एक लिस्ट तैयार की भी ये जीव जंतु इनकी पहले इनके खिलाफ अगर कोई शिकार करता है तो इनके लिए कड़े कानून का प्रावधान किया जाए। फिर अन्य जो जातियां बच गई है फिर उनके बारे में सोचा जाए। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। जो भी इसमें सूची में आए जीव जंतु कम होते जा रहे हैं, जिनकी संख्या बिल्कुल कम हो गई है, उनके खिलाफ अगर कोई शिकार करता है तो प्रतिबंध लगा दिया गया है और जुर्माना और सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी जितने भी जीव जंतु है हमारे आस पड़ोस के अंदर उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से देखो, राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। यानी राष्ट्रीय उद्यान से क्या अभिप्राय है आपका, क्वेश्चन यहाँ से सीधा बन रहा है और इसका आंसर है वो भी सीधा यहाँ
पर है। राष्ट्रीय उद्यान से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका आंसर भी इसी के अंदर ही ये है। ठीक है।